नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है मैथ्स। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे गणित के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो कि आपके सुपर टेट या फिर यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं और इसी तरीके से आप अपने चैनल पे देखेंगे कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो कि आपकी यूपी टेट और सी टेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारे क्वेश्चंस होंगे ये दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, इसलिए आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है कि ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी में है तो आपको इंग्लिश में कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को ध्यान में रख कर ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिलकर डेली स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ लेना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशंस यानी कि सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल 2021 शिक्षक भर्ती के साथ में। और अगर आप हमारे साथ मिलकर डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन के साथ में। चलिए, ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपने स्टडीज़ को और भी ज़्यादा, अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं सुपर टेट की तैयारी में। और साथ ही साथ आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके 68,500 में आ चुके हैं और 69,000 में आ चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप सभी के यूपी टेट और सी टेट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उन सभी प्रश्नों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन यार। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, यदि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ लाभ या हानि का कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। अगर आपने समझा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझा है तो आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आपका जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि जिस मूल्य पर आप खरीदते हैं वो अगर ज़्यादा होता है आपके विक्रय मूल्य से, ठीक है, यानी कि एसपी से, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको हानि होती है। ठीक है, और अगर आपका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है वो कम होता है सेलिंग प्राइस से, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। हालांकि ये सभी को पता होगा लेकिन फिर भी ये चीज़ें मेंशन करना बेहद ही ज़रूरी है। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकालने का? तो फिलहाल हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की या लॉस परसेंटेज की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्वेश्चन को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 20%, ऑप्शन नंबर 2 है 25%, ऑप्शन नंबर 3 है 30% और ऑप्शन नंबर 4 है 40%। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय या विक्रय मूल्य के बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पे 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य बताया है, तो सीपी आपका क्या हुआ यहाँ पे 10 और एसपी है जो आपका वो 8 है। ठीक है, और इस तरीके से एक फॉर्मूला जो होता है प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने का वो होता है गेन इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी अपॉन एसपी इंटू 100। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, जस्ट आपको वैल्यू पुट कर देनी है सीपी और एसपी की। तो आपका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार हो जाएगा 10 माइनस 8 अपॉन 8 इंटू 100। इसके बाद होगा ये कि 10 को अगर आप 8 से माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 2/8। ठीक है, और इंटू 100। ठीक, अब आप अगर 2 से वापस इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1/4 आएगा, तो 1/4 इंटू 100 आता है और 1/4 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 25। यानी कि आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है क्या, 25%। यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो होता है 25। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है आपका, एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण होते हैं और 33% विफल होते हैं, तो परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए यह आपको बताना है। ठीक है, यानी कि एक एग्जाम होता है जिसमें 94% जो बच्चे होते हैं वो पास होते हैं और 33% ऐसे बच्चे होते हैं जो फेल होते हैं। अब आपको ये बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटेड इन द एग्जाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका 400, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 30,020, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 500 और ऑप्शन नंबर 4 है आपका 550। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पास और फेल्ड जो है कैंडिडेट, उनकी संख्या यहाँ पे दी हुई है। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे जो एग्जाम में अपीयर हुए थे। तो सबसे पहले दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिक से सॉल्व होते हैं, यानी यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना जो विवेक है, बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे? आपको यहाँ पे पास परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, पास परसेंटेज कितना दिया है? 94%। ठीक है, अच्छा, अब पास परसेंटेज बच्चे अगर 94% है, दैट मीन्स कि अगर टोटल बच्चे देखे जाए तो कितने होंगे? 100%। ठीक है, इन 100% यानी कि फेल और पास दोनों बच्चों को मिलाए तो 100% माना जाता है। ठीक है, इन 100% में से अगर आप 94% बच्चों को निकाल देते हैं तो बचता आपका कितना है? बचता है आपका 6%। ठीक है, अच्छा, ये 6% कौन बच्चे हैं? वही बच्चे हैं जो कि फेल हो चुके थे, यानी कि विफल हो चुके थे। ठीक है, अब ये 6% आपके किनके बराबर है? ये 6% आपके 6% जो है आपके, ये 33% के बराबर, यानी कि फेल्ड स्टूडेंट्स के बराबर है। ठीक है, तो आपको ये लॉजिक ये लगाना है कि अगर ये जो 6% बच्चे हैं, इनको आप क्या मान, टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स है वो आप उसे x मान लेंगे, और ये जो 6% है इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, और दैट इज इक्वल टू 33%। ठीक है, 33 आप इसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ये जो x होता है ये आपका एक साइड आ जाता है, और ये जो 6 है यहाँ पे चला जाएगा नीचे। ठीक है, आता है ना, जब आप क्या करेंगे, जब पक्षांतरण करेंगे तो ये जो 6 है वो नीचे चला जाएगा, और ये जो 100 है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आपका जो सॉल्यूशन है 33/6 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, ठीक, तो यह आता है 6 को अगर 3.3 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.5। ठीक, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 550, यानी कि जो ये प्रश्न है उसका आंसर हो जाता है 550। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि A/B इक्वल टू 3/4 होता है और B/C इक्वल टू 6/7 होता है, तो आपको बताना है कि A/B और C की जो मान है वो आपको ज्ञात करना है, यानी कि इनकी वैल्यू कितनी है। और अगर इंग्लिश वर्जन में अगर आप देखें तो इफ़ A/B इक्वल टू 3/4 एंड B/C इक्वल टू 6/7, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, एंड आई होप कि जितने लोग भी प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उनमें से 90% ऑफ स्टूडेंट्स कुड एबल टू डू दीज क्वेश्चंस। तो इन्हें कैसे किया जाता है, जस्ट टेक अ लुक। आपको क्या दिया हुआ है? वैल्यू A/B की वैल्यू दी हुई है 3/4, B/C की वैल्यू दी हुई है 6/7। अब आपको करना ये है कि जस्ट जो जो लिखा हुआ है, यानी कि A/B/C लिखा हुआ है ना, तो आपको इसके नीचे इसकी वैल्यू लिख देनी है। यानी A की वैल्यू क्या लिखी है? 3, और B की जो वैल्यू है पहले के अकॉर्डिंग लिखी है 4। ठीक है, अब B/C की वैल्यू यहाँ पे आपको रखनी है, तो B की जो वैल्यू है यहाँ पे दोबारा आप रखेंगे 6, और C की जो वैल्यू है वो आप रखेंगे 7। ठीक है, अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चन में करना जस्ट ये है आपको कि जो साइड वाला नंबर है उसी को उसकी खाली जगह पे भर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे 4 देख रहे हैं, तो इसी 4 को आपको लिख देना है उसके साइड में। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जो वैल्यू है इसकी साइड वाली, ठीक है, ये अगर जगह खाली है तो आपको क्या करना है, ये इधर लिख देनी है, और अगर ये जगह खाली है तो आपको करना ये है कि ये जो संख्या है इसको आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे 4 रख दीजिए और यहाँ पे क्या रख दीजिए? 6। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 3 ज़ा हो गया 18। ठीक है, 4 6 ज़ा कितना हो गया? 24। सॉरी, इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार स्क्रीन पे।
आप देख सकते हैं आप कि ये जो 3 को 6 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 3 6 ज़ा 18, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 ज़ा 24 इज टू 6 7 4 7 4 से कितना होता है 28। ठीक, तो आपकी रेशियो आती है 18 इज टू 24 इज टू 28। अब क्या करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको ऐसे किसी नंबर से आपको डिवाइड करना है जो कि जिससे तीनों कट जाए। ठीक है, तो कटने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 9 इज टू 12 इज टू 14। तो जो करेक्ट आंसर है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 9 इज टू 12 इज टू 14। आई होप जो सोल्यूशन है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपये होती है तो 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि जो 6 पुरुष है उनकी 15 दिन की मजदूरी अगर 2100 होती है तो आपको मजदूरी ज्ञात करनी है, 12 दिन की मजदूरी को ज्ञात करना है 9 पुरुषों के द्वारा कितनी मजदूरी इकट्ठा की गई। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से यहाँ पे जो आपको, चलिए, जब भी आपको मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले आपको उन चीज़ों पे फोकस करना होता है जो दिया हुआ है। सबसे पहले आपको उन चीज़ों को लिखना है जो ऑलरेडी दिए हुए हैं, गिवन है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है कि 6 पुरुषों की जो 15 दिन की आय है वो 2100 रुपये है। ठीक है, यहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगा देते हैं तो वो तुरंत सॉल्व हो जाता है। और अगर नहीं मतलब अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी हैबिट में आ जाता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चले आते हैं फिलहाल क्वेश्चन पे, यानी कि सोल्यूशन पे। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 पुरुष, तो पुरुष को हम एम से डिनोट कर रहे हैं, तो 6 पुरुषों की जो 15 दिन की जो मजदूरी है वो है 2100 रुपये। ठीक है, अब अगर 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपये है तो एक दिन की मजदूरी अगर निकालेंगे 6 पुरुषों की तो वो होगी 2100 अपॉन 15। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगी, 15 दिन की जो मजदूरी है वो आपने देखा 2100 रुपये, एक दिन की निकालनी होगी तो 2100 अपॉन 15। ठीक है, तो एक दिन की मजदूरी आएगी करीबन 140 रुपये। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, अगर 6 पुरुषों की एक दिन की मजदूरी निकल गई तो अब एक पुरुष की एक दिन की मजदूरी आपको निकालना है, यानी कि 1m एक पुरुष की मजदूरी एक दिन की आपको निकालनी है। तो यहाँ पे कितना होगा, 140 अपॉन 6। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है आपको, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 70 अपॉन 3। ठीक है, तो ये तो हुआ एक पुरुष की एक दिन की मजदूरी। अच्छा, अब आपको क्या करनी है, 9 पुरुषों की मजदूरी पूछी गई है 12 दिन के लिए। ठीक है, तो 9 पुरुषों की मजदूरी के लिए आपको करना ये है कि 70 अपॉन 3, ये जो आप देख रहे हैं 70 अपॉन 3, इसको क्या करना है, 70 अपॉन 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 9 दिन के जो 9 पुरुष थे उनसे, और प्लस 12 दिन की जो मजदूरी थी उससे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और आप इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2520 रुपये। ठीक है, तो यह है 2520 रुपये, और यही है आपका करेक्ट आंसर, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 है आपका, वो है करेक्ट आंसर। चलिए, तो था सोल्यूशन। आई होप आपको जो सोल्यूशन था वो क्लियर हुआ होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका ज्योमेट्री का, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हालांकि ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुका है और कई बच्चों ने क्वेश्चन अटेंड भी किया था सही, लेकिन जिनको नहीं आ रहा था उनके लिए चलिए एक देखते हैं सॉल्यूशन किस टाइप से होता है। तो प्रश्न है आपका, यदि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर और एक विकर्ण की जो लंबाई है वो करीबन 160 मीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इंग्लिश में से देखिए कि अगर एक रोम्बस आपके पास है और उसका जो एक साइड है वो होगा 100 मीटर्स के अराउंड, तो अगर उसके एक डायगोनल का जो लेंथ है वो है 160 मीटर, तो आपको बताना है कि रोम्बस का जो एरिया है वो कितना होगा। ठीक है, तो रोम्बस का एरिया जानने से पहले
हमें देखना होगा कि क्या चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में मेंशन करी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक भुजा यानी कि जो एक साइड है रोम्बस की वो है 100 मीटर्स, ठीक है। और एक डायगोनल की जो वैल्यू है वो है 160 मीटर। तो अगर डायगोनल की जो वैल्यू है वो 160 मीटर है, दैट मीन्स कि अगर आप इसे देखें ध्यान से, इस फिगर को आप देखेंगे तो जो फिगर है इसमें आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा, ठीक है। कैसे? ये जो फिगर है आपका, इसमें ये जो दिखाई देगा ये है ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल की दो साइड्स दी हुई हैं, यानी कि ए बी साइड दी है और यहाँ पे दी है ओ बी साइड, ठीक है। आपको निकालना क्या है? ओ ए साइड, क्योंकि जब आप एक साइड निकालेंगे तो ही आपके पूरे जो रोम्बस है उसका एरिया पता चलेगा, यानी कि क्षेत्रफल पता चलेगा, ठीक है। तो आपको ये आपको ध्यान देना है कि जब भी आपके पास किसी भी ट्रायंगल की यानी कि त्रिभुज की दो भुजाओं का पता होता है, तो तीसरी भुजा लगाने के लिए या पता लगाने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओ ए यानी कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा आप ए ओ को फाइंड करेंगे। कैसे? अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो ओ ए है यहाँ पे अगर आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो ये होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं डायगोनल की और एक साइड की, तो आता है 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा करीबन 3600 का स्क्वायर रूट। और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं 3600 को सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो 60 सेंटीमीटर आया है ये किसकी वैल्यू है? ये है ओ ए की वैल्यू, ठीक है। अब ओ ए की वैल्यू से कैसे आप पूरे रोम्बस का एरिया निकालेंगे, लेट अस सी। लेकिन इसके लिए आपको जब आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरी इस्तेमाल करी और आपने ओ ए की जो वैल्यू है उसे पता लगाया, ठीक है। अब ओ ए की वैल्यू से ही हम फाइंड आउट करेंगे क्षेत्रफल यानी कि एरिया रोम्बस का। कैसे? चलिए देखते हैं। चलिए, तो अब हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके जो ओ ए की वैल्यू है साइड की वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी, ये वाली साइड की, ठीक है। अब इसी साइड की हेल्प से, यानी कि अगर आप ये साइड पता चल जाती है आपको ओ ए, तो आप जो सेकंड वाला जो डायगोनल है यानी कि विकर्ण है उसकी पूरी लंबाई को पता कर सकते हैं, क्योंकि ओ ए की लंबाई को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो आपको पूरी लंबाई पता चल जाएगी ए सी की, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके पास विकर्ण का एक फार्मूला होता है, ठीक। इस तरह के जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं वो सभी फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो अगर आपको फार्मूला नहीं याद है और आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए जब भी आप कभी भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं या आप एग्जाम्स में जाते हैं तो छोटे छोटे फार्मूला जो है, यानी कि स्क्वायर का एरिया और स्क्वायर का पैरीमीटर और वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाता है, सॉलिड स्फीयर का और कोन का, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन में जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो और ज़्यादा सिंपल हो जाती है सॉल्यूशन। तो चलिए अब आते हैं फिलहाल क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में हमने ओ ए की लेंथ निकाली थी, अब आपको फॉर्मूला पुट करना है। तो विकर्ण के द्वारा यानी कि डायगोनल के द्वारा एरिया कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला है, ये जो रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। D1 यहाँ पे डायगोनल 1 है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है जो है 160 मीटर। D2 है वो जो हमने निकाली, यानी कि हमने OA की साइड जो थी वो निकाली थी, उसको 2 से गुणा कर दिया यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वैल्यू आती है वो होती है 120। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो फॉर्मूला में पुट करने के बाद वैल्यू आपका आता है हाफ इंटू 160 इंटू 120, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 160 और आपका आएगा 80 इंटू 120, ठीक है। और इसे सॉल्व करने के बाद आपका जो आएगा फॉर्मूला, सॉरी आपका जो सोल्यूशन आता है वो आता है 9600 मीटर स्क्वायर। तो 9600 मीटर स्क्वायर जो है यही है आपके रोम्बस का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है आपके क्वेश्चन का वो है 9600 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आई होप जो सॉल्यूशन है आप सभी को क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। तो अगर आपको अंतः केंद्र के बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है तो आप इसको अप्लाई करके, क्वेश्चन जो है थियोरेटिकल बेसिस पे है, यानी कि अगर आपने थ्योरी पढ़ी है इन सेंटर का, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो कैसे निकाला जाता है, जो ट्राइंगल है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, इसका बिल्कुल सेंटर, यानी कि अगर आप ए मानते हैं इस एंगल को, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, ठीक है, तो आपको करना ये है कि ए से बिल्कुल जो मिडल पॉइंट है ये, इसको जोड़ते हैं जब आप ऐसे, ठीक है, और जो सी जो है इसको सामने वाले साइड से ऐसे जोड़ते हैं, और ये जो बी है इसको इसके सामने वाली साइड से ऐसे जोड़ते हैं। तो ये जो बीच का जो बिल्कुल पॉइंट है इसको कहा जाता है अंतः केंद्र। ठीक, अंतः केंद्र बनता कैसे है, ये बाइसेक्टर के द्वारा बनता है। एंगल बाइसेक्टर आपने पढ़ा होगा, कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। ये एंगल है और यहाँ पे कॉम्पास की हेल्प से अगर आप एंगल बनाते हैं यहाँ पर रखकर कॉम्पास को, तो एक इस प्रकार से बनता है और दूसरा इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ से जो अटैच होती है लाइन, इसे ही कहा जाता है अंतः केंद्र, और यही जो लाइन है बार बार इंटरसेक्ट करती है यानी कटती है, तो बनता है अंतः केंद्र। ठीक है, तो अंतः केंद्र को कैसे सुनिश्चित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है कोणों के अर्धकों से, ऑप्शन नंबर 2 है अभिलंबों से, ऑप्शन नंबर 3 है माध्यिकाओं से, और ऑप्शन नंबर 4 है भुजाओं के लंबर्धकों से। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कोणों के अर्धकों से। आई होप ये जो क्वेश्चन है उसका जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आपके सुपर टेट के या फिर यूपी टेट के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो ये जो थियोरेटिकल पोर्शन है ये भी आपको तैयार करना है आपके न्यूमेरिकल्स के साथ में। तो न्यूमेरिकल्स अगर आप तैयार करते हैं तो थियोरेटिकल पोर्शन को भी आपको इक्वली फोकस करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 569387 में अंक 9 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है? तो स्थानीय मान और वास्तविक मान में आपको अंतर पता होना चाहिए, और एग्जैक्टली क्या मतलब होता है स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। स्थानीय मान मीन्स होता है स्थान का मान, यानी उस जगह की वैल्यू वो कितनी है। ठीक है, और जो वास्तविक मान है यानी कि वो जो डिजिट आपको दी गई है, यानी कि जो संख्या आपको दी गई है 9, इसका वास्तविक मान कितना है। तो स्थानीय मान मीन्स होता है कि ये जो अंक जहाँ पर भी है उसके पीछे पहले आपको वो संख्या लिखनी है, यानी कि 9, और उसके पीछे जितनी भी संख्याएं हैं उनके स्थान पर आपको 0 लगा देना है। यानी कि जो संख्या है आपकी 9 के बाद वो है 3, 8 और 7। ठीक है, अब स्थानीय मान निकालने के लिए आपको वो संख्या लिखनी है 9, और उसके पीछे जितनी भी संख्याएं हैं उतने 0 लगा देने हैं, यानी कि 1, 2, 3। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब वास्तविक मान कैसे निकाला जाता है? बहुत ही सिंपल है, जो आपका अंक दिया हुआ होता है, जो संख्या दी हुई होती है वही होती है उसकी वास्तविक मान, यानी कि 9 का जो वास्तविक मान है वो होगा 9, और जो स्थानीय मान है वो होगा 9000। अब दोनों के बीच में का अंतर पूछा गया है, तो आपको करना ये है कि ये जो 9000 है उसका -9, ये जो स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर हो जाएगा। तो जब आप 9000 को 9 से माइनस करेंगे, ठीक है, यानी कि घटाएंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 8991, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 8991। आई होप ये जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है यानी कि स्थानीय और वास्तविक मान, ये सभी आपको क्लियर हुआ होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आपके जो नेक्स्ट एग्जाम है वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझना ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र में जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको बताया गया है कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 10 सेंटीमीटर है वो त्रिज्या मीन्स होता है रेडियस। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, त्रिज्या मीन्स होता है रेडियस। तो एक सर्कल है आपके पास जिसकी त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर, और एक वृत्त मीन्स होता है सर्कल। तो सर्कल की जीवा मीन्स होता है कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड आपको क्लियर हुआ होगा कि आप सर्कल में किसी भी जगह एक लाइन खींच देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सेंटर है वहाँ पे से लाइन नहीं गुजरनी चाहिए। ठीक है, जब सेंटर से लाइन गुजर जाएगी दोनों साइड्स को टच करते हुए, तो ये बन जाएगा आपका
यानी कि सर्कमफेरेंस को टच करते हुए अगर सेंटर से लाइन गुजरती है तो डायमीटर बन जाता है, लेकिन अगर आप इस सेंटर को छोड़ देते हैं तो ये आपका कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो कॉर्ड की जो वैल्यू है वो दी हुई है 16 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या है यानी कि जो रेडियस है उसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब आपको बताना है कि वृत्त से केंद्र की जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ज्ञात करनी है सेंटर से जो सर्कमफेरेंस है उसकी दूरी को आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दिया हुआ है r इज इक्वल टू 10। तो हमने पहले कहा था कि जो चीज़ें गिवन होती हैं वो आपको सबसे पहले लिखनी होती है। तो r कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 10। ठीक है, और जो ए बी है, ए बी आपका दिया हुआ है। ठीक है, जो ए सी है यानी कि जो कॉर्ड है उसकी वैल्यू क्या दी हुई है 16। ठीक है, और जो ए बी है उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको 16 को 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि कॉर्ड की लंबाई दी हुई है पूरी 16 सेंटीमीटर और जब आप इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 जो है इसकी जो कॉर्ड है उसकी आधी लंबाई है। ठीक, अब अगर इसको आप फिगर को माइन्यूटली देखते हैं तो आपके पास एक ट्रायंगल तैयार हो जाता है कुछ इस प्रकार का। ये आपका सर्कल है और ये जो कॉर्ड है उसकी लंबाई। ठीक है, आपने इसको कॉर्ड को आधा कर दिया तो एक अगर आप इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं यानी कि ए बी और ये जो ए ओ है, ठीक है, इसको और ओ को यहाँ से डी से जोड़ देते हैं तो आपके पास ये जो है ट्रायंगल तैयार हो गया। ठीक, अब इसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको 2 साइड्स पता है और एक साइड का आपको पता लगाना है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है, आपको 2 साइड्स पता होती है किसी भी त्रिभुज की यानी कि ट्रायंगल की और तीसरी साइड आपको निकालनी होती है, तो आपको ऐसे केस में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम को। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपके पास एडी ये जो डी साइड है आपकी, डी क्या दिया हुआ यहाँ पे बी। ठीक है, ओ बी आपको निकालना है, ये ओ है और ये बी। ओ बी की आपको निकालनी है लंबाई। तो कैसे करेंगे आप, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इनकी जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ओ बी इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इन सबको कर देना है आपको अंडर रूट में। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 100 प्लस 16 और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 36। ठीक है, जो रूट के बाहर आप निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, सॉरी रूट में अगर आप देखेंगे तो आंसर आएगा 36 और जब आप इसको रूट से निकालेंगे बाहर तो आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो जो करेक्ट आंसर है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आया होगा आई होप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तो अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग है 98 और पहली और दूसरी संख्या के बीच का जो अनुपात है वो है 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का जो अनुपात है यानी कि रेशियो है 5:8। अब आपको बताना है कि दूसरी संख्या कौन सी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो वैल्यू है वो दी हुई है 3 संख्याओं की, तो आपको मान लेना है कि वो 3 संख्याएं हैं ए बी और सी। ठीक है, तो आपको लिख लेना है A:B:C, क्योंकि आपको फाइनल रेशियो पता करनी है तीनों संख्याओं की, तो आपको तीनों संख्याओं को ABC मान लेना और उनके नीचे वही वैल्यू लिखनी है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो A:B की जो वैल्यू है वो दी है 2:3 यानी कि 2:3। अब आपको दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का जो अनुपात दिया है उसको लिखना है यानी कि 5:8। तो आपको लिखना है 5:8। ठीक, अब आपको यहाँ पे ये जो खाली स्थान है यहाँ पे वो संख्याएं भरनी है जो उनके बिल्कुल पास की हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 के पास में जो खाली जगह है वहाँ पे आप 3 भर देंगे और 5 के पास की जो खाली जगह है वहाँ पे आप क्या भर देंगे 5। ठीक है, अब इन सारी संख्याओं का आपको गुणा कर देना है तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 2 5 10 इज टू 3 5 15 इज टू 3 8 कितना हुआ 24। तो जो वैल्यू आती है आपकी वो होती है 10:15:24। अब इसे आपको याद रखना है क्योंकि इन्हीं को आगे चल करके आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद सेकंड जो नंबर है यानी सेकंड जो डिजिट है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास फाइनल रेशियो क्या निकली थी 10:15:24। ठीक है, अब इनके साथ में आपको x लगा देना है क्योंकि x वही संख्या है जिसके द्वारा आप फाइंड करेंगे सेकंड डिजिट को। तो आपको इसे ऐसे लिखना है 10x प्लस 15x प्लस 24x इज इक्वल टू 98।
ठीक है। और इन सारे नंबरों को अगर आप ऐड कर लेते हैं 10x + 15x + 24, तो आपके पास आ जाता है 49x, ठीक है। तो 49x आपके पास आएगा, तो 49x = 98, ठीक है। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करते हैं तो x = 98/49, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको 2 आई है, तो अब x की वैल्यू आपको सेकंड डिजिट में पुट करनी है, यानी कि 15 × x, ठीक। तो 15 × 2 की जो आपकी वैल्यू आई है वो आई है 30, यानी कि जो करेक्ट आंसर है आपका वो है 30, और जो सेकंड आपका डिजिट होगा वो होगा 30। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज 30, यही है करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं अपनी आज की क्वेश्चन की सीरीज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है आपका गुणनखंड कीजिए, यानी कि फैक्टराइज कीजिए। तो फैक्टराइज करना है आपको x² - 9x + 18। तो आपको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए जो प्रोसेस है वो ये अपनाया जाता है कि आपके पास दिया हुआ है जो इक्वेशन उसको लिखिए पहले, सबसे पहले x² - 9x + 18, ठीक है। अब आपको करना यह है कि इनके नीचे जो 9 है उसको आपको यहाँ पे ऐसे दो नंबरों को लेना है जिसको प्लस करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आता है, ठीक है। तो ये आएगा x² - 9 को जब आप दो भागों में तोड़ेंगे तो 6 और 3 आएगा, ठीक है। तो 6 3 जो हो गया 18, और 6 और 3 को माइनस करने के बाद आता है 9, ठीक है। तो ये 6 और 3 को प्लस करने के बाद आपका आता है 9। तो आपको यही जो वैल्यू है वो नीचे लिखनी है, यानी कि 6x - 3x + 18, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x - 6 और x - 3, ठीक है। तो ये जो हुआ आपका आज का आंसर, यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का, उसका आपका करेक्ट आंसर आता है x - 6 और x - 3। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि x - 6 और x - 3 इन ब्रैकेट। तो आज की जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ थी मैथ्स के क्वेश्चन की वो आज ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई है, और अगर आपको आज की सीरीज़ पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा हमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो मेहनत है वो इसकी वीडियोस के पीछे करी जाती है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप ऐड हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका नाम है 2021 शिक्षक भर्ती। तो चले कुछ मिलते हैं अगली वीडियो में जो और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगी आप सभी के लिए। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।